नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में मतदान के पहले जो बवाल चल रहा है, वैसा ही बवाल अमेरिका में भी चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप इज्जत और सत्ता दोनों बचाने के लिए बवाल कर रहा है और भारत में बंगाल में भाजपाई सत्ता कब्जाने के लिए बवाल कर रहा है। एक बचाने के लिए और दूसरा कब्जाने के लिए। अभी जो खबर हम लेकर के आए हैं, ये सत्ता बचाने वाले बवाल। ट्रंप की मीटिंग सिचुएशन रूम जो व्हाइट हाउस में है, जहां पर लगातार युद्ध के दौरान या कभी भी विशेष जब संकट काल होता है तो सिचुएशन रूम में लगातार बैठकें होती हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कोर टीम होती है मौजूद। सिचुएशन रूम में जो बैठक हुई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट अमेरिका से आ रही है, अटलांटिक और एक्सियोस दोनों की रिपोर्ट है। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन रूम की इस बैठक में, ट्रंप की बैठक में जमकर बवाल हुआ है और ये बवाल जिस दिशा में जा रहा है उसके मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री का विकेट गिर सकता है, क्योंकि पेंटागन का चीफ होता है अमेरिकी रक्षा मंत्री, या उसे युद्ध मंत्री भी आजकल कहते हैं, युद्ध मंत्री वही पेंटागन का चीफ होता है। और इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पेंटागन पर टूट पड़े और टूट पड़े तो सारी सच्चाई अमेरिका की सामने आ गई। जो ढका हुआ था 55-56 दिन से ट्रंप ने सारा उतार के कंबल रजाई फेंक दिया जेडी वेंस ने और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की हकीकत दिखा दी। अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। अमेरिका डरा हुआ है कि अगर चीन या उत्तर कोरिया से किसी तरह का टकराव हो गया तो अमेरिका करेगा क्या भैया। ये हालत अमेरिका की है। हमारे देश के ये जो गोदी मीडिया है, ये भले अपने ताऊ की तारीफ में कसीदे गढ़े, हेडलाइंस बनावे, लेकिन वहां पर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति है, उसने ये बात कही है। अब हालात वहां पर ऐसे हो गए हैं कि वहीं पर अधिकारियों के मुताबिक एक रिपोर्ट है जिसमें अधिकारियों ने ही बताया है कि ट्रंप अब युद्ध से उकता चुका है, ऊब चुका है। ट्रंप इस युद्ध से भागने की कोई तरकीब ढूंढ रहा है, कैसे भी इस युद्ध से भाग जाए। यहां तक कि अफसरों से ट्रंप ने कहा कि यार ये ईरान वाले बहुत पागल हैं, ये समझौता नहीं चाहते, खाली बम चलाना जानते हैं। ये आदमी कब किस हालात में कहता है कि ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, ये समझौता वगैरह जानते ही नहीं है भैया। यानी अब हम फेडअप हैं भैया, भागने का रास्ता कोई चाहिए और वही रास्ता तलाश रहा है। अफसरों को ये इशारा भी कर दिया है कि भाई तुम ही रास्ता बनाओ भागने का, और नहीं तो हम तो भाग ही जाएंगे। भाऊ को लाइए, ये खबर जरा हम दिखा दें। ज्यादा ड्यूरेशन इस खबर में नहीं हम लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। स्वागत है भाऊ, हेडलाइन लाइए। ये बेसिकली खबर अटलांटिक और जो है एक्सियोस की है, लेकिन यहाँ पर उसका हिंदी का जो हिस्सा है, वो हिंदी का हिस्सा हम हिंदी में दिखाने के लिए यहां से ला रहे हैं। अमेरिका में हथियारों का भारी संकट, ट्रंप की मीटिंग में पेंटागन के खिलाफ खुलकर बोले जेडी वेंस। पेंटागन मतलब बेसिकली आप सीधा कह लीजिए कि वहां का रक्षा मंत्रालय, उसके खिलाफ मीटिंग में पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री है, युद्ध मंत्री, वो मौजूद, और वहीं पर जेडी वेंस टूट पड़े। जरा खबर के भीतर चलिए थोड़ा। ये देखिए यहां पर खबर पूरी डिटेल में है। ईरान को लेकर सिचुएशन रूम की बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वेंस ने कहा कि पेंटागन झूठ बोल रहा है, राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे युद्ध को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अटलांटिक मैगजीन ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट की है। बैठक में वेंस ने ट्रंप से कहा कि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से बता रहा है। वो ट्रंप जो नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म रोज बताता है, उसको अपने देश की जानकारी नहीं। सोचो इसको ऐसा आदमी चुन लिया अमेरिका वालों ने, लेकिन हम उसको क्या कहें जब हमने भी चुना उससे तगड़ा। जो ईरान का सब बता रहा है, इनका ये खत्म, उनका वो खत्म। अपने घर में बाल्टी में पानी नहीं है, नहाने के लिए बाहर खड़ा है तौलिया लेकर के, ये इसको पता ही नहीं है। पड़ोसी आ रहा है, बता रहा है इसको।
आने वाले वक्त में अगर चीन और नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, यह भी ट्रंप को कहा वेंस ने। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान युद्ध से परेशान हो गए हैं। वो अटलांटिक था, एक्सियोस की रिपोर्ट। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान युद्ध से परेशान हो गए हैं। अमेरिका को शीत युद्ध की तरह लंबी लड़ाई में फंसने का डर लग रहा है, क्योंकि ईरान उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता जिस पर ट्रंप समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने अपने एक सलाहकार से कहा कि ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, उन्हें समझौते से कोई मतलब नहीं है। ये जो दो लाइन है ना, ये 2 लाइन 1 घंटे प्रोग्राम है, सिर्फ ये 2 लाइन। ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, अपने सलाहकार से बोल रहा है, उन्हें समझौते से कोई मतलब नहीं है। यानी इतने दिन से इसने इस 2 लाइन में क्या क्या बोला है, इसको रखिएगा स्क्रीन पर। इतने दिन से कहा ईरान समझौता करने के लिए बहुत बेकरार है, परेशान है ईरान समझौता करने के लिए। अब बताओ, आप अपने मुंह से कह रहा है समझौते से कोई मतलब नहीं, तो खाली बम चला रहे हैं, सब बम चलाना जानते हैं। यानी 55 दिन से उसने पूरी दुनिया को गुमराह किया और पूरे अमेरिका वालों को झांसा दिया है। ये क्या कह रहा था, वो परेशान है, वो सुप्रीम लीडर मुझे बनाना चाह रहे हैं। चलिए अभी भाव के पास चलेंगे तो पूरा डिटेल और बताएंगे। अगला लाइए, अगले पे आइए। 1 मई को ईरान युद्ध पर ट्रंप को बड़ा फैसला लेना है। अगर वो युद्ध को बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए एक प्रस्ताव लाना होगा। पिछले दिनों ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि हम वियतनाम में 18 साल तक रहे थे। अब आगे अटलांटिक की रिपोर्ट लाइए, अटलांटिक की डिटेल रिपोर्ट। द अटलांटिक के मुताबिक वेंस का कहना था कि ईरान के पास अभी भी बहुत सारे हथियार हैं। देखिए, दोनों की अपनी भी हालत बता रहा है और ईरान की भी। ईरान के पास बहुत सारे हथियार हैं, वहां पर लड़ाई करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टे हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। वेंस ने पेंटागन से सही डिटेल देने की मांग की। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, जो मैंने बताया था, पेंटागन के चीफ हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 850 टॉमहाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके बाद एक रिपोर्ट की जिसमें कहा गया कि 1200 के आसपास मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। तब तो बताओ 6 साल लगेगा इनको। रिपोर्ट अगला लाइए, अगले पे आइए, अगले पेज पर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास रिजर्व में अभी लगभग 2800 मिसाइलें रखी हुई हैं। यह तय लक्ष्य से 40% कम है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान जंग में अब तक अमेरिका ने ईरान पर 12,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इस हमले की वजह से उसके गोला बारूद के कम होने की बात कही जा रही है। अब इसको हटा दीजिए, इसमें कई सवाल, इतने में कई सवाल खड़े हैं। ईरान के पास, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ईरान की नहीं, ईरान के 60% मिसाइल अभी बचे हैं। ईरान के मिसाइलों के भंडार में कितनी मिसाइलें हैं ये आज तक दुनिया को नहीं पता है। कभी 3000 का अनुमान लगाए तो फिर 5000 का लगाने लगे, फिर 6000 का लगाने लगे, लेकिन कोई अनुमान नहीं है। जो भी होगा 60% से ज्यादा बची है। और यहां पर 2800 नंबर, वहां पर तो नंबर आ गया, 2800 टोटल मिसाइलें बची हुई हैं टोटल। अब बची हैं 2800 मिसाइलें। सिचुएशन रूम में झगड़ा, कहाँ आशिक जी, जाएंगे? उसमें एक और लोचा है। इनके मिसाइल बनाने का समय ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ मिसाइलें 2 साल में बनती है और हाँ, वो 1 महीने में 400 ड्रोन बनाते हैं, हम्म, जो ड्रोन मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। हम्म, अभी आपको 2-3 चीजों के पॉइंट पे ख्याल देना चाहता हूं कि कैसा मजाक बना के रखा है इन्होंने। जिस युद्ध के चलते पूरा विश्व जल रहा है, विश्व का हर एक देश जो इस युद्ध से बहुत कोसों दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, उसको भी तेल की कीमतों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे युद्ध को लेकर अब कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम पहले दिन से 28 फरवरी से हम ये कह रहे हैं कि युद्ध को लेके कोई स्पष्टता ना व्हाइट हाउस में है, ना पेंटागन में है, ना लड़ने वाले सोल्जर्स के पास है, ना मिसाइल दागने वाले सैनिकों के पास है। इसके लिए और कोई नहीं, ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि वो हम पे हमला करने वाले थे, मुझे 100% पता पड़ गया था, इसलिए पहले हमने हमला किया। जबकि आज तक इतिहास है कि ईरान ने कभी आगे होकर हमला नहीं किया।
हम्म, उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 घंटे में हम ईरान को खत्म कर देंगे। 16,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया। वो 100 घंटे तो कब के पूरे हो गए, 100 दिन पूरे होने तक आ गए, अभी 100 दिन हो जाएंगे अभी ऐसे ही चलता रहा तो। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसकी नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, सारी लीडरशिप खत्म, अब हमारे पास ईरान को मारने के लिए टारगेट भी नहीं बचे। हम्म, हम्म, फिर हमको ईरान को परमाणु हथियार से लेस नहीं होने देना है, हम्म, उसके पहले वहां रिजिम चेंज करवाना है। फिर बाद में बोला रिजिम चेंज होगी, खुद ही बोला। वो तो मुझे बनाने वाले थे सुप्रीम लीडर, खुद ही न्योता दिलवा देता है खुद को। मैंने कहा मुझे नहीं, डर गए हैं, मुझको 4 टैंकर गिफ्ट किए हैं तेल के। वो कहां पहुंच गए कि ये खुद ही पी गया रास्ते में, पता नहीं किसी को। ये फोकस जो अमेरिकन नागरिक है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर रेजिम चेंज साइड को हो गया, फिर आ गया कि परमाणु खत्म करना है, हमने परमाणु खत्म कर दिया। फिर कहता है कि नहीं तुम यूरेनियम हमको दे दो, हम्म, हो गया। फिर मेजर इश्यू हो गया कि हार्मोज खोलो, हार्मोज खोलो नहीं तो बर्बाद कर देंगे। हमारी नेवी तैयार है हार्मोज खोलने के लिए। फिर अरे खोलो भाई हार्मोज, हम्म, अच्छा हमको क्या लेना देना। उसके पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान सब आ जाओ, हार्मोज खोलते हैं। रशिया आप भी आ जाओ, हार्मोज खोलते हैं। अच्छा आप नहीं आ रहे तो जाओ, मेरा क्या, मत खोलो, जन दो, रहने दो भाई हार्मोज बंद, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसके 24 घंटे के अंदर ए हार्मोज खोलो, हाँ देखो, बिल्कुल नहीं खोला। फिर अच्छा तुम तो हार्मोज खोल ही नहीं रहे हो, हमारी नेवी अंदर घुस नहीं पा रही है, तो अब तुम्हारी यहां से आने वाले शिप को आगे नहीं जाने देंगे, चलो रॉकेट। अब 28 तारीख से लेके आज तक हम भी खुद कंफ्यूज है कि ये युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है। हाँ, ईरान की रेजिम चेंज के लिए, परमाणु के कार्यक्रम बंद करवाने के लिए, हार्मुज खोलने के लिए, किस लिए, किस लिए कोई पता नहीं। इसीलिए वो राष्ट्रपति कहता है कि हमें पता ही नहीं है, जिससे युद्ध को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये पूरे प्रोसेस में हम एक भूल गए कि तेल की कीमतें बढ़ेगी तो वो अमेरिका में भी इंपैक्ट करेगी। हाँ, अमेरिका में महंगाई हाहाकार मचा रही है, सारे फ्रेट डबल हो गए, करीब करीब इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो गए। टेरिफ के चलते बहुत लोग वैसे ही अमेरिका के परेशान थे, कई देशों ने नए नए मार्केट ढूंढना शुरू कर दिए। ये इंडियन चीजों पे 18% ड्यूटी लगाएगा तो इसका पेमेंट तो अमेरिकन आदमी करेगा ना। इंडियन माल जाएगा अमेरिका में, वो 18% ड्यूटी लगाएगा, वो ड्यूटी जोड़ के बेचेगा आगे। लेकिन इसमें वहां बहुत लोग असंतोष, वहां लोग इसी अनक्लियरिटी के साथ, इसके पागलपन के साथ और रोज की धमकी देना। ये बोलता है ईरानियों को एग्रीमेंट करना नहीं आता, वो तो सिर्फ बम मारना आता है। वो क्यों करता है? क्योंकि ईरान के दिया हुआ एग्रीमेंट इसको पढ़ना नहीं आता, ये कुपड़ है। नहीं, नहीं, उनको समझौता करना नहीं आता। मैं तो उस पे नहीं जा रहा हूं, उनको नहीं आता, ठीक है। तो अब तक तुमसे समझौता जिनको कह रहे थे वो बार बार समझौते के लिए परेशान है, वो कौन थे? वो एलियन थे? वो कौन थे अच्छा, जो परेशान? आप ये कह रहे थे कि मीटिंग्स बहुत पॉजिटिव हुई है, हाँ, बस एग्रीमेंट कभी भी साइन हो सकता है। हाँ, हाँ, तो वो समझौता किसके साथ कर रहे थे? पाकिस्तान के साथ हाँ। कि सऊदी के साथ? और स्थिति देखिए, अमेरिका की स्थिति पर मैं बताऊं आपको एक बड़ी खबर, इसी में मैं जोड़ दे रहा हूं। यूएई ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, ये अभी आधे घंटे पहले की खबर है।
ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होना, ये ऑयल सप्लायर जितनी कंट्रीज हैं उनका समूह है 60 साल पुराना। आज 6 साल 16 साल नहीं, 60 साल पुराना। ऑयल ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ग्रुप है वो ओपेक। वही सब उसमें बेसिकली दुनिया में। उसमें वो ओपेक ग्रुप जो है आशीष जी, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्थिरता लाना कीमतों में। हाँ, इसीलिए कितना क्रूड निकाला जाएगा कुएं से ये तय करता है ओपेक। यदि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी तो एकदम तेल का आउटपुट बढ़ता है, ताकि सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड के अनुपात में कर दो तो कीमतें स्टेबल रहेगी। यदि ये यूएई ओपेक से बाहर चला गया, इसका मतलब अब यूएई पे कोई नियंत्रण नहीं होगा कि वो कितना तेल निकालेगा और कितना तेल बेचेगा। इसका लेकिन मूल बात वही है, ओपेक यदि अपना क्रूड आउटपुट भी बढ़ाता है तो भेजेगा कहां से आशीष? हार्मुज। यूएई का बाहर होना, ये अमेरिका के संदर्भ में देखिए आप, यूएई अगर बाहर होना है, अमेरिका के संदर्भ में तो तभी हो गया जब कतार ने सबसे पहले बोल दिया कि हम सब अपने साथी, अपन दोस्त, अपन सब पड़ोसी है और अपने को अपना सोचना चाहिए, बाहर वाले के पीछे नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हम तो युआन में अब धंधा करने का सोच रहे हैं। लोग चाइना और रशिया से मदद मांग रहे हैं। ये क्या मसला है? इसमें तो मैं ओपेक बता दूं भाऊ, ओपेक के देश, ओपेक 1960 में बगदाद सम्मेलन में बना था, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है इसका, वियना में। इसमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, जितने तेल उत्पादक हैं, रूस और अमेरिका छोड़ करके जो बड़े बड़े जो पेट्रोलियम उत्पादक हैं, उसमें दो इसमें नहीं है, रूस और अमेरिका। अमेरिका का क्या था आशीष? कई सालों तक अमेरिका तेल बेचता नहीं था। हाँ। अमेरिका मिडिल ईस्ट के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अमेरिका का शेयर है। इराक पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद वहां का तेल बेचने लगा। अभी वेनेजुएला टेक ओवर कर लिया, वहां का तेल बेचेगा। अमेरिका अपने रिजर्व बचा के चल रहा था। अमेरिका अब तेल बेचने लगा है बड़े बड़े पैमाने पे। उसमें तेल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उसमें जो यदि आप देखोगे तो अमेरिका नहीं है, रशिया नहीं है, क्योंकि इनका कोल्ड वॉर चल रहा था तो इन दोनों से वो अलग हो गए। तब रशिया तेल कम ही बेचता था, रशिया को जब गैस पाइपलाइन से देता था बस वही था यूरोप को। और चाइना भी अच्छा खासा प्रोड्यूसर है तेल का, लेकिन चाइना भी अपने रिजर्व बचा के रखता है और दुनिया से जो अवेलेबल तेल है उठाता है। चाइना का खुद का भी तेल का प्रोडक्शन है, लेकिन जो बड़े वो इस देश है इसमें जिनकी इकोनॉमी तेल बेचने से, जिनका मेजर बिजनेस ही क्रूड निकालना और वर्ल्ड को बेचना है, वो ओपेक में है। और ओपेक ही कीमतों को स्टेबलाइज करता है, वो कोटा निर्धारित करता है कि कौन कितना तेल निकालेगा। यदि ओपेक टूटता है तो इस युद्ध की परिणति देखिए आप। नाटो फ्रीजाइल हो गया, यूरोपियन यूनियन फ्रीजाइल हो गया, ब्रिक्स किसी काम का नहीं रहा, और अब ओपेक 80%, 79 से 80% तेल भंडार है पूरी दुनिया का। 97 से 80% तेल भंडार ओपेक के पास है। खैर, हम मुख्य खबर पर फिर आते हैं, आखिरी सवाल पर आते हैं मुख्य खबर पर। क्या पीट हेगसेथ को निपटा करके, क्योंकि ये देखिए ये भी थोड़ा समझना होगा, जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिचुएशन रूम में पेंटागन पर फायर हो जाते हैं।
उधर दूसरी तरफ ट्रंप अपने सलाहकार से बोलते हैं कि समझौता ईरान कर जानता ही नहीं है, बम ही गिरा रहा है। ये सारी स्थिति में क्या एक बलि का, क्योंकि ईरान तो समझौता नहीं कर रहा है, ऐसा कोई समझौता नहीं जिसको अपनी विक्ट्री बता सके। मेन बात यह है कि इसको ऐसा समझौता चाहिए जिसको विक्ट्री के रूप में झांसा दे सके अमेरिका को। ऐसा कोई समझौता नहीं मिल रहा है। तो क्या एक ऐसा रास्ता तलाशा जाए कि जिसमें पेंटागन और पीट हेगसेट के सर पर फोड़ करके कि इसने उलझा के रखा था। आज नॉनसेंस, आज इडियट। जेडी वेंस ने जो बोला है, हाँ, उसने सीधा टारगेट ही रक्षा मंत्री को किया है। टारगेट ही वो है। पेंटागन झूठ बोल रहा है, सूचना नहीं दे रहा है, इसका मतलब रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति को अंधेरे में रखा अंधेरे में रखा। हाँ, ट्रंप की और कोई पूरे गलती नहीं। विश्व में हमारी किरकिरी करवाई। आज यदि ईरान के युद्ध में हम बैकफुट पे है तो ये पेंटागन की वजह से। और इसी पेंटागन में लगातार गलतियां हो रही है, इसीलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो सेनापति थे उनको तक निकाल के उनका रिप्लेसमेंट किया गया है। इतने भारी तादाद में कभी आर्म फोर्सेस में अमेरिका में रिप्लेसमेंट नहीं हुए जो पिछले 2 महीने में हुए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री पे ही आरोप लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, तो फिर अब राष्ट्रपति किसकी तरफ देखेंगे? तो ये तो मामला बड़ा फंसा है। मुझे तो लगता है कि इसमें रक्षा मंत्री, जिसको वॉर मिनिस्टर कहते हैं आजकल, या उसका पति चला जाएगा। हाँ, और बोला जाएगा कि हम ईरान से वापस आते हैं, पहले हम पेंटागन को ठीक करते हैं अपने। हाँ, और इसने एक बात पे विक्ट्री होगी कि हार्मोज हमने खोल दिया, विश्व का तेल का व्यापार स्टेबल कर दिया। हाँ, और अब हम वहां से हमारे ब्लॉकेड हटा रहे हैं। और जहां तक परमाणु का सवाल है, अब यूनाइटेड नेशंस ने तय कर लिया है कि वो निगरानी रखेगा, और जब भी ईरान परमाणु हथियार बनाएगा हम उस पर हमला कर देंगे। हमला कर देंगे। हाँ, हाँ, बस तो वही वही ये सेफ एग्जिट प्लान है। खैर, सेफ एग्जिट प्लान जितनी खबर थी उतना ही ड्यूरेशन लेकिन रहेगा। एग्जिट प्लान हाँ, के चलते हाँ, अमेरिका में कितना खोखलापन है, अमेरिका पॉलिसीज के मैटर में कितना दिवालियापन है अमेरिका में। और जिस बात पे इतरा रहे थे ट्रंप साहब, वही फुस्सी बाहर निकला। जिस पेंटागन पे इतरा रहे थे कि आवर नेवी, आवर एयरफोर्स एंड आवर माइट ऑफ मिलिट्री जो कह रहे थे, वही उपराष्ट्रपति ने बोला, अरे झूठ बोलते हैं ये, कुछ नहीं इनका। ये बहुत बहुत रणनीतिक रूप से मुझे जो लगता है निजी तौर पर, क्योंकि हम 28 फरवरी से डेवलपमेंट देख रहे हैं, बहुत रणनीतिक तौर पर, क्योंकि जेडी वेंस वो नाम है पूरे ट्रंप कैबिनेट में। भाव मैं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य की तरफ ला रहा हूं। जेडी वेंस वो नाम है जो पूरे युद्ध में जब तक सीज फायर की बात नहीं आई और सीज फायर के बाद समझौते का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तब तक फ्रेम से कंप्लीटली आउट जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, जिसे वहां पर भी कहा जा रहा था कि जेडी वेंस इस युद्ध से खुश नहीं है, जेडी वेंस इस युद्ध से सहमत नहीं है। जेडी वेंस तब तक पूरे फ्रेम से बाहर रहे जब तक सीज फायर और डील की बात शुरू नहीं हुई। अब जेडी वेंस को ही फ्रंट पर ला करके अगर ट्रंप के सामने जो आदमी अकेले बोलता है वो सब सुनते हैं, उसके सामने अगर उसका डिप्टी भड़का तो ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा ही हो सकता है, नहीं, क्योंकि हो सकता है स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आउट है। देखिए, जेडी वेंस तो स्क्रिप्ट लेके चलते हैं। जैसे वो अब पाकिस्तान भेजे गए थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, वो लगातार फोन पे पूछ रहे थे क्या करूं क्या नहीं। हाँ, तो क्या यहाँ उनको बोला गया कि अभी अपने को डिफेंस मिनिस्टर को टारगेट तुम बताओ? और इसमें अमेरिका राष्ट्रपति अपनी इमेज एक भोले शंकर जैसी लाएगा। बताओ साहब, राष्ट्रपति को ही मूर्ख बनाया। अब देखो, पेंटागन कहने पे तो राष्ट्रपति करेंगे ना, ट्रम्प साहब का थोड़ी ना गलती है। ये रक्षा मंत्री बड़ा नालायक निकला। बिल्कुल उपराष्ट्रपति ने पकड़ लिया, ट्रम्प साहब को आप गलत बोल रहे हो, निकाल दिया। देखो
चलिए अब देखिए अभी क्योंकि ये तो झगड़ा जिस शुरू हुआ बात है। का वो जिस रिपोर्ट की वो जिक्र कर रहे हैं आशीष भाई, हाँ, कि इतने मिसाइल खत्म हो गए, इतने मिसाइल स्टॉक में थे, इस रिपोर्ट हम्म, पे तो 20 दिन पहले आपने वीडियो बनाया था। वीडियो, हाँ हाँ। जब न्यूजीलैंडर के पास वो रिपोर्ट है तो वो राष्ट्रपति जेडी हाउस में नहीं हो सकती, जेडी वेंस के पास हो नहीं सकती, और उस रिपोर्ट पे रिएक्ट होने के लिए आपको 20 दिन चाहिए। वही कर रहे हैं कि अभी ये ये सिचुएशन रूम बेल आउट पैकेज है। हाँ चलिए इसी से बेल आउट करके दुनिया में शांति, परमानेंट शांति आ जाए तो भी अच्छा है। जेडी वेंस इसी बहाने स्क्रिप्ट में भी कुछ अच्छी अगर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट पर भी हम ताली बजा देंगे। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।